हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए बात करते हैं आज आरआरबी एनटीपीसी जो कि 17 जनवरी का जो एग्जाम हुआ यानी कल, उसके क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। तो आइए बने रहिएगा इस वीडियो में। और बहुत सारे प्रश्न हम लेकर आए हैं और प्रश्न जो होते हैं दोनों शिफ्ट के मिले हुए प्रश्न होते हैं। तो चलिए आइए, सबसे पहला सवाल आज का, ये जितेंद्र पाल क्वेश्चन भेजे थे। बताया कि उस मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा जिस मीनार की ऊंचाई तथा परछाई बराबर है। कोई मीनार है और इस मीनार का परछाई तो जमीन पर पड़ेगा ना, तो मीनार की जितनी ऊंचाई है मान लीजिए x, तो परछाई भी उतनी ही है, ठीक है ना। तो अब कहता है कि उसका उन्नयन कोण बताइए, जरा उन्नयन कोण बताइए, ठीक है। तो अब एक काम करिए, आपको यह आधार पता है, यह लंब पता है, तो जब आधार लंब पता है तो tan का प्रयोग करेंगे और tan थीटा, यहां एंगल कितना है ये नहीं पता, तो tan थीटा बराबर हमारा लंब बटा आधार, लंब भी x है आधार भी x है, x से x कटा एक बार में, तो tan थीटा बराबर कितना हुआ भैया, 1 हुआ। तो थीटा में कितना, tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, 45 डिग्री का, तो आपका आंसर हो गया 45 डिग्री। तो ये सवाल था आपके 17 जनवरी के सवाल पूछे गए थे एनटीपीसी के एग्जाम में। आइए, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल था। अगला सवाल आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं जरा इसको थोड़ा सा जिंदा कर देता हूं। ये 9 के पावर 2m है, ठीक, गुना है 3, बट्टा में है आपका 3, गुना है 243, चलिए 243, ठीक, बराबर है 3 के पावर 9। तो पूछ लिया गया हम लोगों से कि जरा m का मान क्या होगा बताओ। यह सवाल है आपके सामने, यह सवाल था। तो आइए इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे। यहां पर दिया हुआ है आपका कि भैया 9 के पावर 2m है गुना 3 है और नीचा 3 गुने 243 बराबर 3 के पावर 9। एक काम करिए, 3 से 3 खटाक से काट दीजिए और देखिए इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, 3 का स्क्वायर लिख सकते हो और इस पूरे का पावर क्या है, 2m है, ठीक है। और नीचे में देखिए 243, 3 के पावर 5 होता है, उधर भेज देंगे, ये गुना में, यहां देखिए ये इधर भाग में था उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, उधर 3 के पावर 9 है उसके गुना में ये चला जाएगा 3 के पावर 5। इसको हम 3 का पावर 5 बोल सकते हैं, 243। अब ये देखिए 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4m हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर 9 5 14 हो जाएगा। 3 से देखिए जब बेस आपस में समान रहे ना, यहां 3 3 है, 3 3 है, जब बेस आपस में समान है ना तो पावर भी आपस में समान हो जाएगा, यानी कि हमारा ये 4m बराबर कितना हो जाएगा, 14। तो m का मान क्या हो जाएगा भैया, m का मान हो जाएगा 14 के बट्टा में 4, अगर कटा देते हैं 14 का आधा 7, 4 का आधा 2, 7 बट्टा 2 कह सकते हैं और पॉइंट में 3.5 भी कह सकते हैं, 3.5 है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तो जरा एक सवाल आपसे यह पूछा गया था कि दो संख्याओं के मौसा तथा लौसा का अनुपात 1:30 है तथा मौसा तथा लौसा का अंतर 493 है, तो मौसा तथा लौसा का गुणनफल क्या होगा। यहां पर कहा गया कि HCF और LCM, HCF और LCM का जो रेशियो है वो 1:30 का है और कहता है उनका अंतर 493 है। तो एक काम करिए, इनका अंतर निकाल लीजिए, अनुपात वाला का भी अंतर निकाल लीजिए। अगर अंतर निकालिएगा तो अनुपात में अंतर 29 होगा जबकि रियल में अंतर 493। 29 से काटेंगे तो ये 17 बार में कट जाएगा। 29 का वैल्यू 29 का वैल्यू है 493, तो 1 का वैल्यू कितना, तो 29 से भाग लगा देंगे 17। अब 1 का वैल्यू 17 यानी ये 17 हो गया और ये 17 ये 51 510 हो गया। कहता है इसका गुणनफल बताइए, यानी ये कहता है कि लौसा मौसा का गुणनफल बताओ, यानी कि 17 गुना 510 करना होगा। तो जीरो रहने देते हैं, 17 इकाई 17, 17 इकाई 17 के साथ हासी लेख, और 17 पचे 85 या 1 86, यानी 8670 हो जाएगा आपका आंसर। यानी मौसा और लौसा का गुणनफल कितना हो जाएगा भैया,
8670। ठीक है, आइए जरा अगला सवाल पर देखिए। एक सवाल है, आरपी मीना लिखते हैं कि स्क्वायर में बाहरी सर्किल और अंतः सर्किल का एरिया का रेशियो पूछा। यानी कि एक स्क्वायर यानी एक वर्ग में अंतः सर्किल और बाह्य सर्किल के एरिया का रेशियो पूछता है। दोस्तों अगर मान लीजिए इस वर्ग की भुजा ए है, आपको पता है कि वर्ग की भुजा को हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, ए माना है। तो अगर वर्ग की भुजा ए है तो ये वाला साइड ए हुआ, यानी यहां से यहां भी ए हुआ। इसका मतलब अंदर वाला वृत्त का व्यास ए हुआ, है ना। यहां से यहां ए, यहां से यहां ए, यहां से यहां ए, तो अंदर वाला वृत्त का व्यास हुआ ए। तो अंदर वाला वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा a/2, यानी व्यास का आधा। और बाहर वाला वृत्त का तो ये होगा, ये जो वर्ग का विकर्ण होगा। देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 × a होता है, √2 × a होता है। वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है भैया √2 गुना भुजा होता है। तो ये हो गया पूरा बड़ा वाला वृत्त का व्यास। अब इस बड़े वृत्त का व्यास हो गया तो इसकी त्रिज्या क्या होगा, इस व्यास का आधा, यानी √2 × a का आधा। सवाल कहता है कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात। पहले क्या कहता है, बाहरी सर्किल और अंतः सर्किल। ये अंतः वाला हो गया, ये बाहरी वाला हो गया। तो पहले बाहरी का है तब पाई, अब बढ़ का r²। बाहरी वृत्त का एरिया और अंदर वाला का पाई और छोटका r²। ये पाई से पाई कटेगा, बड़ा r का मान कितना, इतना। इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो इतना का स्क्वायर करने से क्या होगा, पहले 2 आएगा तब a² आएगा और नीचे में 4 आएगा। यहां आ जाइए, r² मतलब इसका स्क्वायर, तो a² होगा और बट्टा में 2 का स्क्वायर 4 होगा। 4 से 4 कटा, a² से a² कटेगा, यानी 2:1 का रेशियो हुआ। रेशियो कितना का, 2:1 का। यानी कि ये बड़ा वृत्त जो होता है इसका क्षेत्रफल अंदर वाले छोटे वृत्त के क्षेत्रफल का दुगना होता है। ठीक है, आइए जरा अगला सवाल देख लेते हैं क्या पूछा था। अगला सवाल पूछा था कि 15,000 के अमाउंट पे 2 साल का एसआई और सीआई का डिफरेंस दिया हुआ है 24 रुपया, तो रेट क्या होगा। दोस्तों अगर आपको मूलधन पता हो और डिफरेंस पता हो, ये दो चीज पता हो, डिफरेंस पता हो किसका किसका, सीआई एसआई का अंतर पता हो, और मूलधन पता हो, मूलधन आपको दिया हुआ है 15,000, तब आपको जब भी रेट कहे तो आपको करना है √ डिफरेंस बटा मूलधन। ठीक ना। अब इसके रूट के बाहर में गुना करना है 100 से। ठीक, चलिए रूट के बाहर में गुना करना है कितना से, 100 से। और रेट को तो हम प्रतिशत में कहेंगे ही, रेट को तो हम प्रतिशत में कहेंगे। तो अब निकाल लीजिए, डी ऊपर लिख दीजिए, डिफरेंस कितना का दिया, 24 रुपया का, और मूलधन कितना है भैया, 15,000 है, 15,000। रूट लगा दो, गुना 100% कर देना है, ये हो जाएगा आपका रेट। 6 से काट देते हैं, 6 से ऊपर 4 बार में कट जाएगा, 6 से नीचे कितना, 6 से 25, 6 के 150 और 2 0 और। दोस्तों अगर बात करें 4 का वर्गमूल ऊपर में 2 आ गया, 2500 का वर्गमूल बट्टा में 50 आएगा। 100 से मैंने गुना किया है प्रतिशत में, 50 दूना 100, 2 दूना 4%, यानी रेट जो है वो 4%। 4% के दर से 2 साल में सीआई और एसआई का अंतर आएगा ये 24 रुपया। ठीक है ना। चलिए तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक वर्ग के अंदर वृत्त बनाया गया है। यदि वर्ग की एक भुजा कई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। एक वर्ग के अंदर, दोस्तों यहां पर क्या कहा जा रहा है कि एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। ठीक, एक वृत्त बनाया गया, अंडा दे दिया, अंडा बन गया अंडा। एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। यदि वर्ग की एक भुजा कई सेंटीमीटर है तो ये पूरा 21, तो यहां से यहां 21 ना होगा, तो 21 क्या हो गया, 21 क्या हो गया जानते हैं, व्यास हो गया वृत्त का।
तो त्रिज्या कितना होगा 21/2 हो जाएगा। अब आपसे पूछता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पर निकाल लीजिए ना, 22/7 आर स्क्वायर मतलब 21/2 और फिर 21/2 है ना। अब लीजिए 7 हो गया, 2 से 22 को काटिए 11 बार में। अब लीजिए 21 तिया 63, 11 से गुना, तो 11 गुना हुआ भैया 63 अब बट्टा में 2। तो सुनिए 63 से गुना करना है 11 में, 6 3 को हटा के 6 3 को सटा के 6 3 9 हो गया बट्टा 2। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 2 तिया 6 और फिर 2 चौके 8 से 1 1 पर 3 13, 2 छके 12, अरे दशमलव आएगा 2 पचे 10, यानी इतना हो जाएगा 346.5, 346 ये 0.5, और मीटर में हो तो वर्ग मीटर, और सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे, इसको वर्ग सेंटीमीटर कहिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल आपके सामने है, कहता है यदि, अच्छा ऊपर नहीं है, ऊपर ये कुछ न है, ठीक, ऊपर ये न है, ये खत्म है, ये कमेंट वाला क्रॉप किए हैं उसमें आ गया है। चलिए अब आपको कुछ नहीं दिख रहा है ना ऊपर, हाँ क्वेश्चन आपका इतना है। चलो तो सवाल आपके सामने ये है, यदि साइन के पावर, देखिए यहां है कि साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा बराबर है 2/3, तो पूछ लिया कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे साइन के पावर 4 है ना, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा के स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी कि इसके पावर 2 का 2, इसके भी पावर 2 का 2, तब हो जाएगा हमारा इस फॉर्म में, देखिए साइन तब हो जाएगा कॉस। यहां इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर कहेंगे, तब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों को एक बार जोड़ के एक बार घटा के, यानी हम लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक बार तो जोड़ दिए, अब एक बार घटा देंगे, यानी अब लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब बराबर में क्या है भैया 2/3। और सुनो, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तब बच गया E1 इंटू E केवल बच गया आपका। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 2/3। E1 नहीं लिखते तो भी काम चलता। अब सुनो, आपको तो आंसर साइन में लाना है ना, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बराबर 2/3। अब बोलिएगा कि इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला याद है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अब बताओ यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी अगर कॉस का निकालना है, हमें मन में कुछ कुछ सोचाइत रहता है। देखो यहां पर क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर गया तो माइनस में, इसीलिए लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस तो पहले से आ ही रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले इतना लिखा। अब एक काम करिए, ये तो साइन स्क्वायर थीटा ठीक है, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2/3। गौर करिएगा यहां पर हमें चाहिए माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आ गया। यह आ गया कैसे कि -1 आ गया अब प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 आ गया। ऐसे आ गया आपका, ऐसे आ गया -1 2 गो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, लेकिन हमको साइन स्क्वायर थीटा माइनस में चाहिए, तो इसको उधर भेज देते हैं सबको। वो 2/3 इधर में आ जाएगा तो माइनस में, इधर चल जाएगा तो +1 हो जाएगा, +2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि -2/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है,
चलिए अगला सवाल आ जाइए जरा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कोई धन सीआई की दर से, कोई धन सीआई की दर से 15 साल में दुगना हो जाता है, तो यह कितने साल में अपने का 8 गुना हो जाएगा? 15 साल में दुगना होता है, 8 गुना करना है ना। देखिए अगर मान लीजिए कि अगर 1 रुपया है वो दुगना होगा तो वो कितने दिन में? 15 साल में 8 गुना करना है। फिर ये 2 अपनी दुगना होगा तो 4 होगा, लेकिन फिर 15 साल लगेगा। फिर ये 4 दुगना होगा तो 8 होगा, लेकिन फिर 15 साल लगेगा। कोई भी धन 15 साल में दुगना होगा। 1 रुपया है 2 रुपया होने के लिए 15 साल, फिर 2 रुपया है 4 रुपया होगा 15 साल, फिर 4 रुपया है 8 रुपया होगा, दुगना होगा 15 साल। तो 15 15 15 3 बार, यानी टाइम जो लगा ना 15 15 कितना बार? 3 बार, यानी 15 तिहाई 45 ईयर लग गया आपका। इस सवाल में आंसर कितना हो जाएगा? 45 साल हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जरा। देखिए अगला सवाल आपसे यह पूछ लिया कि ए किसी काम को, ध्यान देंगे, एक किसी काम को अकेले 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन काम किया और छोड़ दिया। बचे हुए काम को बी ने 30 दिन में पूरा कर दिया, तो बताए कि यदि दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? दोस्तों सवाल कहता है कि एक कोई काम 60 दिन में कर सकता है और वह 15 दिन काम करता है, तो बताइए ए 15 दिन में कितना किया? 1/4, क्योंकि 15 दिन में 15/60 भाग कर दिया, यानी 1/4 भाग काम उसने कर दिया। तो शेष कितना बचा भैया? अरे शेष बचा, 4 में से 1 कर दिया तो 3 बचा। कितना में से? 4 में से, 4 में से 3 बचा, यानी 3/4 भाग काम शेष बच गया है। सवाल कहता है कि ये बताइए कि बचे हुए काम को बी ने 30 दिन में पूरा कर दिया, यानी बी जो है ना, बी धुरंधर है, ये 3/4 भाग काम 30 दिन में कर दिया, यानी 3 दहाई 30, पूरा काम कर सकता है 10 चौके 40 दिन में, पूरा काम कर सकता है 40 दिन में। 1 डिनोट करेगा ऑल वैल्यू को, ठीक ना, यहां कुछ नहीं तो 1, 10 चौके 40। एक पूरा काम कर सकता है 60 दिन में, बी पूरा काम कर सकता है 40 दिन में। सवाल कहता है कि जब दोनों मिल जाएगा तो काम कितने दिन में होगा? 2 आदमी के लिए फार्मूला ए बी बट्टा ए प्लस बी दिन लगता है। ए का मतलब पहला आदमी का दिन, बी का मतलब दूसरा आदमी का दिन, यानी 60 गुना 40, ऊपर गुना करेंगे 60 गुना 40, नीचा 60, 40 जोड़ के 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 चक्के 24 आपका आंसर हो गया भैया। आंसर कितना गया? 24। ठीक है, चलिए अगला सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है देख लेते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है कि एक अष्टभुज का एक आंतरिक कोण 135 डिग्री है, तो उसका बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों अष्टभुज, षष्ठभुज कोई भी हो, कोई भी बहुभुज होगा तो उसके अंतः और बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। कोई भी बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होता है। इस बात को याद रखिएगा। अगर ये चतुर्भुज है तो ये भी बहुभुज है। अगर इसका वर्ग का मान लो एक कोण 90 डिग्री, तो बाहर वाला भी कितना? 90 डिग्री। 90 90 कितना हो गया? 180 हो गया। अगर कोई षष्ठभुज है ना, षष्ठभुज भी है और षष्ठभुज है, तो एक इस भुजा को बाहर बढ़ा दिए तो ये कोण और ये कोण मिलकर 180 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तो किसी भी बहुभुज के इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके आंतरिक कोण दे दिया है 135, यानी इसका मान 135 दे दिया है, तो इसका मान निकालना है। 135 जाके घटा दीजिए, 45 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा किसी भी बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक, चलो ये वाला सवाल करा दिया अभी। HCF LCM का रेशियो 1 कितना का? 30 का। 1:30 का ये सवाल हो गया है। LCM HCF LCM का अंतर 493 तो है ना, इसका अंतर किए थे 29, 29 से 493 को काटे थे 17 बार में। हाँ चलो ये सवाल हो चुका था। अब देखो ये सवाल आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल आपके सामने है। एक सवाल HCF LCM का देखो पूछने का तरीका बदल गया है। अब सवाल कैसे पूछ रहा है, पहले
कुछ संख्या दे देता था, इसका एलसीएम बताओ चाहे एचसीएफ बताओ। अब जो सवाल दिया है पावर वाला दिया है, कैसे दिया है, 3 का पावर 45 माइनस 1, ठीक। फिर दिया है एंड दिया है कि 3 के पावर 35 माइनस 1, ठीक है। इसका एचसीएफ बताइए। ऐसा सवाल जब भी आता है ना, ऐसा सवाल जब भी पूछेगा पावर में करके देगा, यहां का भी -1 है, +2 है, +7 है, -7 है, ऐसा कुछ रहेगा। आपको क्या करना है, इसके जो पावर दिए हैं ना, इसके एचसीएफ निकालिए, इसका एचसीएफ निकालिए, यानी कि 45 और 35 का एचसीएफ निकालिए तो कितना आएगा, 5 आएगा। 45 और 35 का एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। अब आपको क्या करना है कि जिसका पावर था, यानी बेस में ये था, इसी पर पावर था ना, तो इसको क्या करना है, उसको लिखना है बेस को, और यही एचसीएफ रख देना है पावर। और याद रहे, अगर -1 चल रहा है तो -1 करना, अगर +1 चल रहा है तो +1 करना, +2 चल रहा है तो यहां +2 करना। 3 के पावर 5 कितना होता है भैया, 243, और उसमें से 1 चला गया 242, इसका एचसीएफ हो गया, ठीक ना। चलिए अगला सवाल में आ जाइए जरा, अगला सवाल में नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ट्रायंगल पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि आर एस पी आर बराबर है यदि एंगल क्यू पी एस 110 डिग्री है और एंगल पी आर क्यू बराबर है 70 डिग्री। यहां बराबर का चिन्ह छूट गया, बराबर 70 डिग्री, तो एंगल पी क्यू आर का मान क्या होगा। ये सवाल याद करके लाने वाला एकदम भूत होगा भाई, साधारण आदमी नहीं होगा। देखो शैलेश शुक्ला भाई, इतना कैसे एंगल फेंगल सब याद करके आना साधारण बात है। ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, तो मान लीजिए कि ये त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें कहता है कि भुजा क्यू आर को एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि आर एस बराबर पी आर, आर एस बराबर पी आर, यानी आर एस इसको आगे बढ़ाइए, क्यू आर को एस तक बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि ई वाला भुजा और ई वाला भुजा बराबर हो जाए। चलो इसको भी मिलाइए देते हैं, त्रिभुज उधरो बन गया। अब कहता है यदि एंगल क्यू पी एस 110, देखो क्यू पी एस 110, ये पूरा एंगल दिया है भैया, ये पूरा एंगल दिया है कितना, 110 डिग्री, नहीं समझे, ये पूरा एंगल है 110 डिग्री, 110 डिग्री पूरा। अब याद रहे, उसके बाद कहता है और एंगल पी आर क्यू 70 डिग्री, पी आर क्यू यहां है 70 डिग्री, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, ये है 70 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कहता है तो एंगल पी क्यू आर का मान बताइए, ये पी क्यू आर ये वाला पूछा है, ये वाला। अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, बहुत अच्छा सवाल लग रहा है, सुनिए ना, एक काम करिए, इस 70 है ना, एक सीधा लाइन पर तो 180 का कोण होता है, 70 है तो इधर 110 हो जाएगा, और जब इधर 70 और 110 हो गया ना 180, सीधी लाइन पर, इस लाइन पर 180 का कोण। अब देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, दिया है ना आर एस और पी आर और आर एस ये बराबर है, तो ये 110 है, तब बाकी बचता है हमको 70 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग, इसका और इसका और इसका, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, तो ये 110 है, तो 70 में ही दोनों बचा, दो भुजा बराबर तो दोनों कोण भी बराबर, इधर भी 35 डिग्री और इधर भी बच जाएगा 35 डिग्री, इतना जो होगा केवल वो कितना होगा, 35 डिग्री ही होगा। तो ये 35 हो गया, तो 110 में से 35 घटा लीजिए तो इधर वाला निकल जाएगा, क्योंकि पूरा ना 110 था, तो इतना अगर निकालना है हमें तो इधर वाला तो 35 हमको हटाना पड़ेगा, तो 110 में से 35 हटा लीजिए, इधर आ गया 75 डिग्री। अब ये 70 140 5 145, तो ये बच गया आपका 35 डिग्री। ये कितना हो गया आपका 35 डिग्री, क्योंकि 75 70 और 35 मिलाकर 180, 35 और 75 5 5 10 7 3 10, 110 और 70 180, ठीक। ये 35 डिग्री आपका आंसर हो गया, यही पूछा था। चलो
एक सवाल है ये आपके सामने, ये सवाल आप खुद कर लेना। 7.98 का 1.9% कितना होगा? तो 798 बट्टा 100 गुना 19/10 गुना फिर 1/100, यहां से हटा दिया दशमलव, अब 19 से गुना करिए, 2 3 2 5, 3 2 1 3 2 5, 5 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 19 से इसको गुना कर लीजिए, 8 को 19 अठे बरबन्ना से, 19 नमय खतरा से, 19 33 से पढ़ लीजिए। चलिए अगला सवाल आ जाइए। इस सवाल में थोड़ा सा आपने गलती कर दिया है, जो भी लोग इसको भेजे हैं थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें सवाल ये 0.7 नहीं है, सवाल ऐसे होना चाहिए 625 का पावर 0.17, ठीक है। अब इतना, अब भाग 625 का 0.8 नहीं, इतना गुना था, इसमें गुना था 625 का पावर 0.08 था और इसका मान बताना था। सुनिएगा क्या होता है कि बेस समान गुना में तो पावर में पावर जुट जाता है, बेस समान गुना में तो पावर में पावर क्या होता है, जुट जाता है। 17 8 25, यानी कि बेस एक ही बार लिखाएगा, अब पावर में पावर जुट जाएगा, 17 8 25 यानी 0.25 हो जाएगा, 7 8 15 1 1 2, ठीक है। अब चलो इसको आप लिख सकते हो दोस्तों 5 के पावर कितना 4 लिख सकते हो, और 0.25 को लिख सकते हो 1/4। अब 4 से 4 कट जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या के पावर पर पावर हो, ब्रैकेट हो तो पावर में पावर गुना होता है, और इसका आंसर आ जाएगा 5। सवाल ये था, ये भाग नहीं, यहां गुना का चिन्ह था, और 0.7 नहीं 0.17 था और 0.08 था। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल आ जाइए। सवाल कहता है ए बी से 40% अधिक है तथा बी सी से 20% कम है तो ए बी सी का रेशियो कहता है। ए जो है ना बी से 40% अधिक है, 40% अधिक का क्या मतलब, 40% का मान होता है भैया 2/5, अधिक है तो जोड़ दो 7/5, यानी 7:5 हुआ। फिर कहता है बी सी से 20% कम है, 20% का मान होता है 1/5, कम है तो घटा दो 4/5, ठीक है। 4/5 यानी बी का मान 4 और सी का मान 5, यहां सी लिख देते हैं। अब देखिए, अब रेशियो ले आइए, दो को गुना करेंगे ना तो 5 25, यहां ये 5 चौके 20, अब यहां ये 7 चौके 28, कटेगा नहीं, 28 20 25 का ये रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि साइन 3a - 20 बराबर cos 20 - 3a तब a + b का मान। ऐसा सवाल तो हम कई बार पढ़ाए और कई दिन पूछा कि भैया साइन cos आपस में बराबर तभी होगा जब थीटा का योग 90 डिग्री होगा। आपको याद होगा, आप कभी देखे हैं कि नहीं, साइन 30 डिग्री का मान उतना ही होता है जितना cos में 60 डिग्री का मान होता है। क्यों? क्योंकि साइन 30 का मान जब 1/2 होता है तो cos 60 का भी मान 1/2 होता है, तो बराबर हुआ ना। तो देखो 30 और 60 मिलकर कितना हुआ 90 डिग्री, यानी इसके थीटा और इसके थीटा का योग हमेशा 90 डिग्री होगा। देखना जब ये बराबर दिया है तो साइन और कॉस दिया बराबर, साइन कॉस जब दिया आपको बराबर तो थीटा का योग 90 डिग्री होगा। इसका थीटा है 3a - 20 और उसका थीटा है 20 - 3a, हम इन दोनों का योग कहेंगे कितना 90 डिग्री। अब आ जाइए, अब ये -20 + 20 तो गया, अब बचा आपका 3a - 3b, ठीक है। अब चलो बराबर कितना है 90 डिग्री, 3 कॉमन ले लेते हैं तो a - b बराबर कितना हो गया 90, 3 से काटते हैं तो 30 बार में, यानी कि a - b बराबर कितना हो गया भैया हमारा 30 डिग्री, a - b बराबर 30। तो ये प्लस b नहीं पूछा होगा, a - b पूछा होगा, आपसे मिस्टेक या तो चिन्ह में यहां हुआ है या इधर हुआ है, ठीक। चलिए अगला सवाल, ये सवाल आप खुद सॉल्व कर लोगे। यहां व्हाट पूछा है, मान लीजिए x प्लस, फिर कहा कि 21 बट्टा कितना 24, और फिर प्लस 15 बट्टा कितना 4 बराबर कितना है 23, सही 23 पूर्णांक 13 बट्टा 24, ठीक है। दोस्तों
आप जानते हो यहां भी तो प्लस का ही चिन्ह हुआ, 23.13/24। तो ये 21/24, 13/24 को एक साथ घटा दो। तो अगर हम x प्लस इसमें से घटा देते हैं, इसको बुला के 24 का एलसीएम कितना हो जाता है 24। 21 में से 13 घट गया तो 7 इधर 1 उधर, तो 8/24। अब प्लस कितना हो गया, ये 15/4 बराबर कितना हो गया 23। इसको इसमें से घटा दिए, हर समान था, आराम से घट गया। अब देखो 8 3 24 यानी 1/3। अब x बराबर क्या हो गया, चलो एक बार और बढ़ते हैं, x प्लस कितना हो जाएगा 3 4 का एलसीएम 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो इधर हो जाएगा यहां पर 4 4 3 12 15 3 45, 4 3 12 15 3 45, 45 4 कितना हो जाएगा 49/12 और उधर हो जाएगा 23। इसको लेके उधर घटा देना है, x का मान निकल जाएगा, ये 49/12 माइनस में चल जाएगा, x का मान आ जाएगा। आप कर लीजिएगा इतना काम। चलो एक सवाल अपने सामने ये है, एक बस है 45 किलोमीटर की चाल से चलती है, 150 मीटर आगे एक ट्रक चल रहा है। बस ट्रक को 30 सेकंड में पकड़ लेता है, तो ट्रक की चाल क्या होगा। आपको एक फॉर्मूला याद है, पकड़ने में लगा समय, जब चोरवा को पकड़ने जाता था कार मालिक या पुलिस जाता था पकड़ने, तो पकड़ने में लगा समय हम आपको फॉर्मूला बताते थे, मोर डिस्टेंस बट्टा में मोर स्पीड कहते थे, है ना। तो पकड़ने में लगा समय तो 15 सेकंड है। अब मोर डिस्टेंस आपको दिया है, मतलब मोर डिस्टेंस का मतलब होता है कि जो भागा वो कितना दूर है पहले व्यक्ति से। तो यहां आप देख रहे हैं एक बस 45 के चाल से चल रही है, 150 मीटर आगे एक ट्रक चल रहा है, तो यानी कि वो 150 मीटर आगे है और नीचे बस जा रही है 45 के चाल से और 30 सेकंड में पार कर लेती है। सुनिएगा कितना देर में, पकड़ने में लगा समय 15 सेकंड नहीं है, 30 सेकंड में पार कर ले, 30 सेकंड में पकड़ लिया है। अब देखिए पकड़ लेती है, नीचा लिखिएगा दोनों के चाल, मोर स्पीड का मतलब है दोनों के चाल को घटा के, सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, चाल घटा के। तो बस का चाल है 45 को पहले आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिए, 5/18 से 9 दूना 18 9 5 45, ये हो गया आपका 25/2, ठीक। और बस का चाल निकालना है, उसका मान लेंगे भी ट्रक का। तो 25/2 बस का चाल, चाल ज्यादा होगा, ट्रक का चाल कम होगा, तभी तो पकड़ाया है। बस नीचे में चाल, ऊपर में देखिए दूरी बट्टा चाल क्या होता है समय, ये पकड़ने में लगा समय 30 5 कितना 150। अब 30 5 150, ये इधर आके गुना हो गया यानी 25/2, ठीक है, माइनस भी बराबर हो गया 5 को इधर बुला लेते हैं, तो इधर बुला लीजिएगा, तो 25/2 माइनस 5 हो जाएगा और भी उधर चल जाएगा, 5 दूना 10, तो 15/2 आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये 5 दूना 10, 25 में से 10 गया तो 15, ये हो गया भी का मान 15/2 मीटर प्रति सेकंड हुआ। तो कहता है ट्रक की चाल, तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बताना हो तो 15/2 में आपको गुना करना होगा 18/5 से, 5 3 15 और 2 से 2 9 18, तो 9 3 27 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ट्रक चल रहा है। ट्रक चल रहा है कितना 27 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, ठीक ना। चलिए अगला सवाल आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धारा की चाल 3 किलोमीटर, शांत जल की 5 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर धारा के साथ दूरी तय करना हो तो कितना समय लगेगा। ये कोनो बात है, धारा की चाल है 3 और शांत जल में कोई नाव का चाल है 25, तो 25 किलोमीटर धारा के साथ दूरी तय करना है। तो ये 25 किलोमीटर जो जाना है और धारा के दिशा में, तो चाल जुड़ जाएगा, 5 और 3 8 के चाल से जाएगा, ठीक है ना। ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएगा, किलोमीटर कट गया, कहिएगा कि 25/8 घंटा लगेगा ना, तो 8 3 24 1 25, 8 3 24 1 25, 3.1/8 घंटा धारा के साथ दूरी तय किया है, इसलिए चाल को मैंने जोड़ दिया है, किसको 3 और 5 को। देखिए अगला सवाल है ये,
दो संख्या का अनुपात 2:3 है, यहां अनुपात छूटा हुआ है, दो संख्या का अनुपात 2:3 है, तो छोटी संख्या का 20% का छोटी संख्या में 25 के बराबर है, तो छोटी संख्या बताओ। यानी यह कहा जा रहा है कि दो संख्या है, पहली दूसरी, और इसका अनुपात 2:3 है, और पहली संख्या का 20% जो है ना, पहली यह संख्या के 25 के बराबर है। तो इसमें क्या करना है, पहले हमको x सटा देना है, अनुपात में है, दोनों में x सटा दिए, कोई दिक्कत ना है। तो पहली संख्या का जो 25%, सॉरी पहली संख्या का जो 20% है ना भैया, पहली संख्या का जो 20% है वो किसके बराबर है, 25 के बराबर। तो देखिए ये 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर, ये देखो 20% का मान 1/5 बराबर कितना, 25। अब ये हो गया 25 25 125, यानी कि 2x का मान कितना हो गया, 125। 2x ही तो पहली संख्या है, तो छोटी संख्या बताओ, तो 2x का मान बता दो, यही आंसर 125 आया। अगर बड़ी संख्या का था तो 3x का मान निकालना होता, तब x के मान निकाल लेते 125/2 और इसमें गुना कर देते 3 गुना x के मान 125/2 से, ठीक है। इसको गुना करके जो आता वो बड़ी संख्या होता, अगर ये पूछता तब। चलो देखिए दोस्तों, अगला सवाल है कि रितना ने 2 से 222 तक टाइपिंग किया, तो कितने टाइपिंग किए, कितने अंक टाइपिंग किए। मतलब ये देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर आप 9 तक टाइप करते हैं तो 9 अंक आपने टाइप कर दिया, लेकिन 10 तक 11 तक 12 तक करते हैं तो 12 अंक टाइप नहीं हुआ है। 9 तक तो 9 गो अंक, 10वां अंक, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 15 गो अंक हो गया। अगर इसको निकालना है तो सीधा सोचो कि एक अंक के संख्या होगा 9 तक, 9 गो, प्लस अगर 12 तक जाते हैं तो 12 में से 9 हटा दीजिए, 12 में से 9 हटा दीजिए, बचा 3 गो, 3 गो अंक 2-2 अंक का है, तो ये 9 एकम 9 प्लस 3 दूना 6, 9 6 15 अंक हुआ। आप देखिएगा 12 तक गए होंगे तो आपने 15 अंक टाइप कर लिया है, 12 तक जाने में कितने अंक टाइप कर लिया है, 15 अंक। इसको हम कैसे निकालेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे हम ये पूछ दें कि बताओ 2 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है, 2 से लेकर 99 तक कितनी संख्या है, तो एक काम करना, इसका डिफरेंस निकालना। डिफरेंस कितना आएगा, 97। डिफरेंस 97 आया ना, तो संख्या हो गया तक वाला में 97 और प्लस 1, यानी d प्लस 1 हमेशा करिएगा। 97 कितना, 98। और सही बात है, 2 से 99 तक जाइएगा 98 को संख्या होगा, क्योंकि अगर 1 से 99 तक जाते तो 1 से 99 तक जाते तब हमारा संख्या कितना हो जाता, 99 गो, 1 2 3 ऐसे करते करते 99 तक गए, 99 संख्या। लेकिन 2 से गए तो 98 को संख्या हुआ, ठीक। अब सवाल यह है कि 2 से 222 तक की टाइपिंग किया तो कितने अंक टाइपिंग किए, कितने अंक। तब पहले 2 से चले हैं, तब 2 से चले हैं तो 9 तक गए तो 8 गो अंक हुआ, क्योंकि 1 से चलते और 9 तक जाते दोस्तों, 1 2 ऐसे जाते 3 4 4 5 6 7 8 9 तक जाते तो 9 गो अंक होता। लेकिन हम तो चले हैं 2 से, तो 2 से चले हैं तो भैया 8 गो अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो अंक टाइप पहले किए जो एक एक अंक का था, ठीक है, प्लस 8 गो संख्या ऐसा था जो एक एक अंक का था, प्लस। अब आप 10 से लेकर 99 तक, चूंकि 2-2 अंक की संख्या है, तो 10 से लेकर 99 तक कितना होगा, 9 तक तो हम हो गए, 10 से 99 तक कितना संख्या होगा, तो डिफरेंस निकाल लेना पहले। 99 और 10 में 89 का डिफरेंस हुआ, तो संख्या होगा 89 प्लस 1, बढ़ा के लिखिएगा 90 गो संख्या। इन 90 गो जो संख्या होगा 2-2 अंक का होगा, 10 में 2 अंक होगा, 11 में 2 अंक होगा, 12 में 2 अंक होगा, तो 2-2 अंक का, ठीक बात, इतना बात हो गया। अब 3 अंक के संख्या कहां से कहां तक होगा बताओ, 3 अंक की संख्या 100 से लेकर 222 तक हमको चलना है ना, 222 तक जाएंगे, तो अब कितना संख्या हो रहा है, तो 100 से 222 का डिफरेंस देख लो, 122 का, इसमें से इसको घटा दो, इसको घटा दोगे तो 2 2 और 1 आ जाएगा, ठीक है, 122।
तो संख्या हो गया भैया 122 प्लस 1 123, एक जोड़ दीजिएगा 123 गो संख्या 100 से लेकर 222 तक जाइएगा तो 123 संख्या होगा जो 3 अंक का होगा, तो 3 से गुना कर दिए। अब देखिए ये 8 एकम 8, 90 दूना 180 और प्लस ये 369, 23 ते 69। अब जोड़ देते हैं 908 9 17 के साथ हासिल 1, 6 8 14 हासिल वाला 1 15, 15 के 5 हासिल 1, 3 1 4 हासिल वाला 1 5, यानी 557 अंक जरूरी होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल आइए। कहता है कि 40 रुपए में 45 नींबू बेचा तो 20% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितनी नींबू बेचे? चलिए अच्छी बात है, 40 रुपए में 45 नींबू बेचा तो 20% की हानि हो गया। सवाल देखो बहुत अच्छा पूछ रहा है। अब सुनिए, 40 रुपया में 45 नींबू बेचा तो 20% का हानि हुआ। एक काम करिए, 45 नींबू, ठीक है, 45 नींबू का कीमत कितना है भैया? 40 रुपया, यही बात ना। तो एक नींबू कितना में बिका? 40/45, यानी 5 से काटा, 5 8 40, 5 9 45, इतना रुपए में एक नींबू पर निकालते हैं। सुनिए, एक नींबू का 8/9 रुपया में एक नींबू बिका, 8/9 रुपया में एक नींबू बिका। तब हानि हुआ इस पर कितना का? 20% का। तब 20% का मान होता है 1/5, हानि है तो घटा लो 4/5। इसको उलट के गुना कर दो, 4/5 ऊपर, 5 ऊपर और 4 नीचे। इससे क्या निकल गया? एक नींबू का क्रय मूल्य। अब आपको 20% लाभ कमाना है, 20% लाभ कमाना है, तो 20% लाभ कमाना है तो 20% का मान होता है 1/5, और लाभ है तो जोड़ के 6/5। अब गुना कर दो 6/5 से, तब आपको यह पता चल जाएगा कि एक नींबू का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। एक नींबू का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्यों? लाभ कमाने के लिए कितना? 20%। अब इसको हल कर दीजिए आप। तो आप अगर काटते हैं तो 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 5 से 5 कटिए गया, 2 दूना 4, 4/3 रुपए बेचना होगा, 4/3 रुपए बेचना होगा। तो कहता है कि 24 रुपया में कितना नींबू बेचे? तो 24 रुपया में तो 4/3 रुपए बेचिएगा, तो 24 रुपया में कितना नींबू बेचिएगा? तो 24 में भाग दे दीजिए 4/3 से, क्योंकि एक नींबू इतना में बेचना है। तो 24 रुपया में कितना नींबू? एक नींबू के दाम से 24 रुपया में 4 छक्के 24, 36 18, 18 गो नींबू बेचिए, 3 ऊपर जाकर गुना हो गया, 18 नींबू बेचिए, हो जाएगा लाभ। 18 नींबू बेचिएगा तब जाके होगा आपको क्या? लाभ। पहले 40 रुपया में 45 नींबू बेचता था, रुपया से ज्यादा देता था, लेकिन अब क्या करना है? 24 रुपया में 18 गो नींबू बेचना है, अपने 20% का लाभ होगा। पहले 20% हानि होता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल आप देख लीजिए। सवाल यह है, 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर, दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है। इससे कुल 18 रुपए की हानि हुई, तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? कहता है मुझसे नहीं बन रहा है सर। अच्छा, तो एक काम करिए, एक साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है, एक पर 20% लाभ और दूसरे पर 20% हानि। तो ऐसे में हमेशा लॉस होता है। लॉस बराबर x² / 100%। लॉस कब होता है? जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो।
तो x के जगह 20 रखिएगा, उसका स्क्वायर करिएगा, 100 से भाग दीजिएगा। 20 का स्क्वायर 400, 400 को 100 से भाग तो 4% हानि हुआ। हानि हुआ 4% का, जबकि कुल 18 रुपए की हानि बोला है। तो चूंकि हम कहेंगे कि 4% का हानि हुआ, रुपया में 18 रुपया का हानि हुआ, तो 100% का कीमत कितना हुआ भैया? तो 18/4 गुना हो गया आपका 100। ठीक है, तो 4 से काट दिया 25 बार में, अब 25 से इसको गुना कर दीजिए, तो 18×5 = 90। ये देखिए 18×5 = 90 हासिल 9, 18 दूना 36 और 9 45, 450 रुपया हो गया उस वस्तु का कीमत। ठीक है ना। चलिए क्रय मूल्य। अगला एक भाई ने क्वेश्चन भेजा कि हानि 30% है और हानि 45 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना है? यानी 30% हानि हुआ है, रुपया में 45 रुपया हानि हुआ है, तो ये कोनो बड़ा बात नहीं है। ये भी हानि हुआ और ये भी हानि हुआ, दोनों हानि, तो इसलिए आपस में बराबर। अब 100% का मान निकाल दो, तो 45 बट्टा कितना 30 और गुना कितना 100। चलो 0 से 0 काट दो, 3 से 15 बार में काट दो, 15 से 10 को गुना कर दो, 150 रुपया हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल आ जाइए। हाँ, सवाल खत्म हो गया। तो ये अपना रेलवे वाला बुक का ऐड आ गया। ठीक है ना। तो ये रेलवे वाला बुक अब पूरे भारत में उपलब्ध है, आप जाकर दुकान पर ले सकते हैं। इसमें स्पेशल रेलवे के लिए ही मैथ का पूरा सॉल्यूशन जबरदस्त तरीके से किया गया है। ठीक है, अच्छा मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में। मैथ का बुक का ज्यादा दाम नहीं है, 400 पेज से ज्यादा का ये बुक है और लगभग 100 रुपया में आपको बुक मार्केट में अवेलेबल है। तो ये मेरा लिखा हुआ बुक है स्पेशल रेलवे के लिए, मजा आ जाएगा इसको पढ़ के। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।